Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are here with accounting standard number 15 that is employee benefit. So आज हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड है. किसकी बात कर रहे हैं हम? एम्प्लॉय के बेनिफिट की, है ना. सो ये एम्प्लॉय बेनिफिट होता क्या है उसको सबसे पहले समझना जरूरी है. तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15 पढ़ रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से. एम्प्लॉयर जब भी एम्प्लॉइज को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, बेनिफिट क्या होता है? मतलब जैसे कि वो उसको सैलरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है, बोनस दे रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ये जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है वो बेनिफिट्स की रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाएगी, उनकी अकाउंटिंग कैसे करोगे आप, उस चीज को हम ये एम्प्लॉय बेनिफिट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, सो ये एम्प्लॉय बेनिफिट होता क्या है इन शॉर्ट देख लीजिए. तो एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब बेनिफिट दे रहे हैं आप. कौन दे रहा है बेनिफिट? एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है, या तो कैश में या तो काइंड में. कैश में भी चलेगा, काइंड में भी. कैश में कैसे? सैलरी वेजेस के फॉर्म में. काइंड में जैसे कि आप कार दे रहे हैं उसको, हाउस दे रहे हैं रहने के लिए, तो ये सारी चीजें काइंड में हो गई. किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉय को दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? तो आपने उससे सर्विसेज ली है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से आपने सर्विसेज ली है, इसलिए आप उसको पेमेंट या फिर बेनिफिट दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर टाइम. ठीक है, सो हमने क्या बोला, एक ए लिमिटेड है और उसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर बी. मिस्टर बी को ए लिमिटेड ने एम्प्लॉयमेंट में क्यों रखा? क्योंकि उसको कुछ सर्विसेज चाहिए थी जो मिस्टर बी ए लिमिटेड को प्रोवाइड कर रहा था. अब ये सर्विसेज क्या मिस्टर बी फ्री में प्रोवाइड करने वाला है क्या? आंसर इज दो. उसके बदले वो ए लिमिटेड से कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, और ये अमाउंट जो ए लिमिटेड मिस्टर बी को पे करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट. आई होप क्लियर हुआ हो. एम्प्लॉय बेनिफिट मीन्स बेनिफिट इन कैश और काइंड. कैश में भी बेनिफिट हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है. किसको दे रहे हो? गिवन टू एम्प्लॉयज. किस लिए दे रहे हो? तो फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम. ठीक है, अब ये जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, ये एम्प्लॉयज के भी हमारे पास टाइप्स होते हैं. सो एम्प्लॉय जो है हमारा फुल टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है, स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, परमानेंट और टेम्पररी एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं. हर टाइप के एम्प्लॉयज के ऊपर एएस नंबर 15 एप्लीकेबल होता है. हर एक, भले किसी भी टाइप का एम्प्लॉय हो, सबके ऊपर आपको एएस 15 अप्लाई करना है. एएस 15 सारे एम्प्लॉयज के साथ साथ डायरेक्टर्स पे भी अप्लाई होता है. मतलब अगर डायरेक्टर्स को कोई भी आप बेनिफिट दे रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर किया जाता है. सिमिलर वे में लेबर की सर्विसेज आप ले रहे हैं तो उनको जो भी वेजेस आप पे करेंगे वो भी यहाँ पे कवर किया जाता है. ठीक है, सो ये था हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट का डेफिनेशन. हमने क्या देखा? एम्प्लॉय बेनिफिट मीन्स बेनिफिट इन कैश और काइंड. किसको दे रहे हो? गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम. ठीक है, और यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को कवर किया गया, उसके साथ साथ डायरेक्टर्स और लेबर्स को भी यहाँ पे कवर किया गया. अब आती है बात, ये तो हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट का मीनिंग समझ लिया हमने, एम्प्लॉयज सारे कवर्ड होते ये जान लिया. अब आते हैं एएस 15 में. एएस 15 क्या है? तो एएस 15 जो है ये हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में बात करता है, और ये पर्टिकुलर एएस मैंडेटरी नेचर का है. मैंडेटरी मतलब भले वो कॉर्पोरेट एंटिटी हो, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो, सबको क्या करना पड़ेगा? एएस 15 अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, भले एएस 15 मैंडेटरी है लेकिन ये अप्लाई नहीं होता. कहाँ पे अप्लाई नहीं होता? शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज. अभी शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है? तो एग्जाम्पल समझिए, आपने सुना होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. ये क्या होता है? नाम खुद आपको बता रहे हैं. एक ऐसा प्लान जिसमें आप ऑप्शन दे रहे हैं. किसको ऑप्शन दे रहे हैं? एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रहे हैं. किस चीज को ऑप्शन दे रहे हैं? स्टॉक खरीदने का. सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इसका नाम रखा गया है. एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर बी एम्प्लॉय है, ए लिमिटेड एम्प्लॉयर है. ए लिमिटेड ने मिस्टर बी को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर क्या दिया है? ऑप्शन दिया है. क्या ऑप्शन दिया है? कि वो शेयर्स खरीद सकता है ए लिमिटेड के मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे. तो ये क्या हुआ? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पे हमारे एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो खरीदे या ना खरीदे. तो ऐसे जो शेयर बेस्ड पेमेंट की बात होती है, जहाँ पे पेमेंट आप किस बेसिस में कर रहे हैं? शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हैं,
उन पेमेंट्स को यहाँ पे कवर नहीं किया गया AS 15 के अंदर। इसके अलावा किसी भी टाइप की पेमेंट करो एम्प्लॉय को, वो सारी की सारी AS 15 के अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा रिलेटेड टू AS 15। AS 15 नेचर क्या है, मैंडेटरी नेचर का है, भले कॉर्पोरेट हो नॉन कॉर्पोरेट हो सबके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन शेयर बेस्ड पेमेंट अगर आप एम्प्लॉय को करते हैं उस केस में AS 15 को अप्लाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट जो होते हैं वो नॉर्मली 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स में कौन कौन से कवर्ड है, तो फर्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर है हमारे पास पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड लास्ट इज टर्मिनेशन बेनिफिट। शॉर्ट में सारी चीजें समझते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट नाम खुद बता रहा है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है करंट ईयर, ठीक है, ये हमारा है करंट ईयर। अब इसके बाद आ रहा है हमारा वो नेक्स्ट ईयर के नाम से हम बोल रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एम्प्लॉय से सर्विसेज ली है इस पर्टिकुलर करंट ईयर में, और उसका पेमेंट अगर आप इसी पर्टिकुलर करंट ईयर में पे कर देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ या फिर आपका उसका पेमेंट पेबल है, और ये पेबल कब है, विथ इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, विथ इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कब से 12 मंथ्स, जब आपका करंट ईयर एंड हो रहा है उससे 12 मंथ्स के अंदर वो पेबल है, इन दैट केस वो भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर कवर होता है। सो हमने क्या बोला, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब वो बेनिफिट्स जो तो आपने करंट ईयर में ले रखे हैं और उसका पेमेंट भी आपने करंट ईयर में कर दिया। इसके साथ साथ वो बेनिफिट जिसका आपने बेनिफिट तो करंट ईयर में ले लिया है लेकिन वो पेबल है विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ करंट पीरियड, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट, ये 2 साल से आगे के जो भी बेनिफिट्स होंगे, कब तक, रिटायरमेंट तक, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिटायरमेंट तक, ये हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। और रिटायरमेंट के बाद डेथ तक जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो हमारा होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है टर्मिनेशन बेनिफिट। क्या बोलता है, तो टर्मिनेशन बेनिफिट मतलब अगर एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को निकाल रहा है ऑफिस से तो उसके बदले वो कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट देता है। वो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे मिस्टर बी है और ए लिमिटेड है। मिस्टर बी को बोला ए लिमिटेड ने कि आप हमारी अगर ऑफिस छोड़ के जाएंगे तो हम आपको लमसम 5 लाख रुपीस पेमेंट करेंगे। अगर मिस्टर बी ये ऑफर एक्सेप्ट करके ऑफिस छोड़ के जाता है तो ये जो बेनिफिट उसको मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन बेनिफिट। ठीक है, तो 4 टाइप्स के बेनिफिट होते हैं, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एंड पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट। तो इन्हीं चारों को अब हम इन डिटेल देखने वाले हैं कि इन पर्टिकुलर केसेस में, इन पर्टिकुलर टाइप्स में किस तरीके से आप अकाउंटिंग करेंगे, वो हमारा मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर समझना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15 का एक पार्ट, दैट इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या बोल रहा है ये समझिएगा। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का मैंने मीनिंग समझा दिया आपको। इस पर्टिकुलर करंट ईयर में आपने सर्विसेज लिए, उसका पेमेंट इसी साल कर दिया या फिर अगले साल आप उसका पेमेंट कर देंगे। अगले साल कैसे, विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो यही सेम डेफिनेशन यहाँ लिखिए। देखिए, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब एक ऐसा कंसिडरेशन जो कि या तो आपने पे कर दिया है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने सर्विसेज ली उसी पर्टिकुलर ईयर में आपने उसको पे कर दिया है, या फिर वो पेबल है। पेबल कब है, विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, उसको आपको 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट करना है। कब से 12 मंथ्स, तो जब आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है उससे 12 मंथ्स के अंदर आपको उसको पेमेंट करना है। किस चीज के लिए पेमेंट हो रही है, तो वो सर्विसेज के लिए जो कि आपने करंट अकाउंटिंग ईयर में परफॉर्म की है। मतलब एम्प्लॉय ने जो भी सर्विसेज करंट अकाउंटिंग पीरियड में परफॉर्म की है उसकी पेमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई दी, सेम चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखी है। वापस से पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आर कंसिडरेशन paid or payable within the period of 12 months from the end of current accounting period against services performed in current accounting period। जैसे कि एग्जांपल हम ले शॉर्ट टर्म के लिए वेजेस है, सैलरी है, बोनस है, एनुअल लीव है, हाउसिंग और कार्स फैसिलिटी रिलेटेड है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीजें हमारे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर कवर की जाती है। तो ये था हमारा डेफिनेशन रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। अब आते हैं कि इसका एक्चुअल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो अगर हमने सर्विसेज ले ली एम्प्लॉय से और उसी समय पेमेंट कर दिया तो क्या ट्रीटमेंट करोगे।
दूसरा केस, आपने सर्विसेज ले ली लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, अगले साल आप पेमेंट करने वाले हैं, अगले साल वो पेबल होगा, इन दैट केस क्या ट्रीटमेंट करोगे। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे सीखनी है। सो आ रहे हम जर्नल एंट्रीज में, अगर सर्विसेज परफॉर्म हो गई और पे हो गई, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको। ए लिमिटेड है और मिस्टर बी है हमारे पास। मिस्टर बी ने ए लिमिटेड में काम किया और उसको सैलरी मिलनी है 40,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो आप बताओ, या फिर मैं इसको पर एनम कर देती हूँ, 40,000 रुपीज पर एनम उसको मिलना है ए लिमिटेड से। अब फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड ने ये सैलरी मिस्टर बी को पेमेंट कर दिया, तो क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नॉर्मली हम यही एंट्री पास करते हैं, तो यहाँ पे भी यही एंट्री पास होगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, है ना। हमने क्या किया है, पेमेंट कर दिया है। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, सर्विसेज परफॉर्म हो गई है और साथ साथ पेमेंट हो गया है। तो मिस्टर बी ने यहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म कर दी थी एक पर्टिकुलर ईयर की, और उसका उनको पेमेंट भी मिल गया। इन दैट केस क्या एंट्री की हमने, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे एज हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमको पता है एम्प्लॉय के जो भी हम बेनिफिट्स देते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सैलरी है, वेजेस हो सकता है, बोनस हो सकता है, लीव बेनिफिट हो सकता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला कि ये अलग अलग नाम यूज करने की जगह आप एक नाम यूज करो सारे एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए। क्या नाम यूज करना है हमको, हम लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो हमने क्या किया, सैलरी जो लिखा था उसकी जगह हमने क्या लिखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट, और बैंक जो लिखा था उसकी जगह तो हमने सेम एंट्री की है टू बैंक अकाउंट। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। हमने क्या किया, सैलरी जो अलग अलग नाम यूज करते थे आप, सैलरी, वेजेस, बोनस, उन सबको हटा के हमने एक नाम ले लिया, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंटिंग ज्यादा ईजियर होगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होंगी। नेक्स्ट आते हैं, अगर सर्विसेज परफॉर्म हो गई हैं लेकिन अभी पेबल है, हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो यही सेम एग्जांपल देखते हैं सैलरी वाला। सैलरी अगर पेमेंट हो गया तो टू बैंक अकाउंट लिखते हैं। अगर सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या एंट्री लिखते हैं हम, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नॉर्मली हम यही एंट्री करते हैं। अगर पेमेंट नहीं हुआ इस साल पर्टिकुलर ईयर में, हमने उसका बेनिफिट ले लिया लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जिसका अभी पेमेंट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, देखिए ये जो आउटस्टैंडिंग नाम आप यूज करते हैं ना, इस नाम को उसने चेंज करने के लिए बोल दिया। उसने बोला कि आउटस्टैंडिंग लिखने की जगह आप क्या लिखो, इसकी जगह प्रोविजन। आउटस्टैंडिंग ना बोल के आप क्या बोलना है, इसको प्रोविजन। बाकी सैलरी का नाम तो हमने पहले ही दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट। सैलरी की जगह हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग ना लिख के हम क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट। आई होप क्लियर हुआ हो किस तरीके से आपको ये शो करना है। हमने क्या किया, अगर सर्विसेज परफॉर्म हो गई और पेमेंट हो गया, तो पेमेंट हो गया तो क्या एंट्री होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर वो पेबल है, इन दैट केस अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट, ठीक है। सो ये होती है हमारी एंट्री रिलेटेड टू AS 15 ने जो आपको बताया है यहाँ पे। अब आते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होता है। तो बताइए, जो सैलरी आप पे करते हैं, सैलरी आपने पे की, एम्प्लॉयर ने सैलरी पे की, तो इसका वो क्या करता है, वो उसको डायरेक्टली ले जाता है, P&L अकाउंट में शो कर देता है। सेम वही ट्रीटमेंट आप यहाँ पे करेंगे। जो भी आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपने पेमेंट किया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो भी आपने पे किए हैं, इसको आप क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको हम शो करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। तो सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा आप पहले करते थे, वही ट्रीटमेंट, बस यहाँ सैलरी लिखते थे, आप क्या लिख रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर आप एम्प्लॉय बेनिफिट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। सो ये था हमारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का फर्स्ट पार्ट। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे हम देखेंगे कि क्या चीज़ आपको बताई जा रही है। सो क्वेश्चन देखिए, 2019-20 की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमको बोल रहा है कि आपने सैलरी पे कर दी है, वेजेस पे कर दिया है, हाउस रेंट पे कर दिया है। पे कर दिया मतलब यहाँ पे आपके हाथ से पैसे चलेगा। तो बताओ नॉर्मली क्या एंट्री होगी, अभी हमने सीखा है ये एंट्री कैसे पास करनी है। हम अलग से सैलरी, वेजेस, हाउस रेंट ना लिख के क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
और यहाँ पे अमाउंट क्या शो होगा, तो टोटल कर लो जो वाले अमाउंट सबके पे हो चुके हैं एम्प्लॉय को, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, दैट इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज हमने यहाँ पे पेमेंट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है बोनस पेबल है, पेबल है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। सो एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट, ठीक है। कितने का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो कितना अमाउंट आपका पेबल है, 5 लाख रुपए पेबल है तो 5 लाख का प्रोविजन बना दो। अब ध्यान दीजिएगा जो एम्प्लॉय बेनिफिट है उसको मैं EB से डिनोट करूंगी आगे, ताकि हमारी एंट्रीज इजी हो जाए और फटाफट आपका काम होते जाए, ठीक है। सो हमने फर्स्ट एंट्री पास कर दी, जहाँ पे हमने जिस चीज का पेमेंट कर दिया वो एंट्री हो गई, और जो अभी पेबल है उसकी एंट्री हो गई। अब एट लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप क्या एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू हम लिखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे, तो डेबिट में कितना देखो 15 लाख और 5 लाख, दैट इज इक्वल टू 20 लाख रुपीज आप ट्रांसफर करेंगे। किसमें ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये थी बात 2019-20 की। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2020-21। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है 2020-21 में आके, मतलब जब आप फर्स्ट ईयर की एंट्री कर देंगे जहाँ पे पेबल वाली चीज आपको दिख रही है जिसके लिए आपने प्रोविजन बनाया है, तो नेक्स्ट ईयर में आते साथ आपको ये एंट्री को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर हम आ गए, नेक्स्ट ईयर में हम करेंगे इसका रिवर्स एंट्री पास। तो रिवर्स एंट्री क्या होगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू हम लिखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट। अमाउंट बोलो तो 5 लाख रुपीज यहाँ है, 5 लाख रुपीज यहाँ है, सेम एंट्री हमने पास की है, जस्ट उसको रिवर्स कर दिया गया। ये AS 15 में स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो भी आप प्रोविजन बनाते हो फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में आपको जाके सबसे पहला काम क्या करना है, उस एंट्री को रिवर्स कर दो। तो हमने कर दिया उसको रिवर्स। अब आ जाओ उसके आगे जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी है वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो हमारे पास अवेलेबल है सैलरी हमने पे कर दिया है, वेजेस पे कर दिया, हाउस रेंट पे कर दिया। तो जो चीज़ आपने पे कर दी उसकी एंट्री कर लो, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया था सेम वैसी करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, बैंक अकाउंट। अमाउंट देख लो तो 7 लाख प्लस 11 लाख प्लस 7 लाख दैट इज इक्वल टू 25 लाख रुपीज का पेमेंट यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको बोल रहा है बोनस पेबल, मतलब इस साल का बोनस जो कि पेबल है, अभी तक हमने पे नहीं किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, हम यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय, जैसा फर्स्ट ईयर में हमने किया था। पेबल है तो क्या एंट्री होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट को डेबिट करते हैं हम और यहाँ पे लिखते हैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट। अमाउंट बता दो तो 10 लाख रुपीज यहाँ पे अमाउंट है। उसके बाद लास्ट अगर देखोगे तो हमको बोल रहा है कि बोनस आपने पे कर दिया है प्रीवियस ईयर वाला 5 लाख रुपए। तो याद हो प्रीवियस ईयर में हमने क्या किया था, प्रोविजन बनाया था 5 लाख का। अब वो जो प्रोविजन वाला अमाउंट आपने बनाया था उसको सबसे पहले आपने क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद अब बोल रहा है कि आपने उसका पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या पास करोगे, तो नॉर्मल एंट्री जैसा आप पेमेंट के लिए एंट्री पास करते हो, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट पे किया है, तो 5 लाख रुपीज हमने पेमेंट किया, उसकी एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी। तो अब बताओ कि ये जो एंट्री है, हमने ये दो एंट्री क्यों पास की एक ही चीज के लिए, तो समझिएगा पहले क्या हुआ करता था, हम लिखते थे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। फर्स्ट ईयर के लिए ये एंट्री करते थे जब आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर में आके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो आप क्या एंट्री करते थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हम नॉर्मली पास करते थे। अब ये वाली जो एंट्री है, इसी एंट्री को और अच्छे से क्लैरिफाई करके थोड़ा सा बड़ा बना के AS 15 ने बोला कि आपको इस तरीके से शो करना है। हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे भी सेम चीज की। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने क्या बोला, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, तो हमने लिखा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट टू एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट, और एक और एंट्री की इसी चीज के लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो एक जगह एम्प्लॉय बेनिफिट को क्रेडिट किया, एक जगह एम्प्लॉय बेनिफिट को डेबिट किया, ये दोनों कट गए। एट लास्ट एंट्री क्या बन गई, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
सेम एंट्री यहाँ पे भी तो थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने क्या बोल रखा है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो सेम एंट्री वहां पे भी आप पास करते थे, यहाँ पे भी पास कर रहे हैं, बस इस बार हमने क्या किया है, उसको और अच्छे से क्लैरिफाई करके सारी चीजें अच्छे से क्लियर करके हमने शो की है। ठीक है, तो AS 15 ने बोला कि आपको आते साथ सबसे पहले जो प्रोविजन आपने बनाया है उसको रिवर्स करो, फिर बाद में अगर आप उस चीज का पेमेंट कर देते हो तो वो पेमेंट आप शो कर सकते हैं। आई होप क्लैरिटी आई हो कि किस तरीके से एंट्रीज पास होंगी। और एट लास्ट आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सो लास्ट में एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो देखो एम्प्लॉय बेनिफिट का अमाउंट कितना हमने लिखा है इस साल पूरा, तो हमने डेबिट में कितने अमाउंट लिखे, 25 लाख, प्लस डेबिट में ये 5 लाख है, प्लस डेबिट में ये वाला 5 लाख है ना, और क्रेडिट में यहाँ पे 5 लाख है, तो ये 5 लाख को माइनस कर दिया हमने। 25 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 30 लाख रुपीज आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप क्लैरिटी आई हो कि किस तरीके से शो होगा। सेम एंट्रीज हम वापस से देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है, तो जो भी एंट्रीज मैंने लिखाई है प्लीज साथ साथ लिख लीजिएगा, यहाँ पे इसको कट नहीं करना है, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे कट किया, आपको इसको कट नहीं करना है, ये एंट्री पूरी तरीके से सही है। हमारा AS 15 इसी तरीके से एंट्री पास करने के लिए आपको बोलता है। ठीक है, सो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। सेम क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रिवर्स एंट्री पास करने वो क्यों बोल रहा है हमारा AS। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 2019-20 में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है, पूरा अमाउंट सेम रहने वाला है आपका। 2019-20 में सैलरी पेड, वेजेस पेड, हाउस रेंट पेड 15 लाख का है, बोनस पेबल 5 लाख रुपीज है। और 2020-21 में भी बाकी सारे अमाउंट सेम रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर का बोनस हमने इस साल पे किया है वो मैं चेंज कर रही हूँ 7 लाख रुपीज में। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, सो हमने बोला कि 2019-20 में हमने सोचा था कि हम आगे जाके अगले साल 5 लाख रुपए का बोनस पे करेंगे, तो हमने लिख दिया बोनस पेबल 5 लाख रुपए। और हमने अगले साल आके एक्चुअल में कितना पेमेंट किया, 7 लाख रुपीस का बोनस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। डिसाइड किया था 5 लाख, आके हमने कितना पेमेंट कर दिया, 7 लाख रुपीस पेमेंट कर दिया। तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ अमाउंट की जगह आपकी चेंज होगी, बाकी जो भी एंट्री अभी तक पास करते आ रहे थे हम सेम टू सेम एंट्रीज हम अभी भी पास करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। सो हम आ रहे हैं 2019-20 में। सबसे पहले 2019-20 में हमने सबसे पहला काम क्या किया, तो जो भी पेमेंट हो चुका है उनका एंट्री कर दो। सो एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हमने वेजेस, सैलरी एंड हाउस रेंट का पे कर दिया है, तो 15 लाख रुपीज वो रिकॉर्ड कर लो, सेम एंट्री। फिर उसके बाद जिसका पेमेंट नहीं हुआ है दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट। बोनस पेबल है तो बोनस के लिए हम क्या एंट्री कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट 5 लाख रुपीज का हमने कर दिया। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो सेम अमाउंट दैट इज 20 लाख रुपीज आप ट्रांसफर करोगे। चेक कर लो, पिछले वाले में भी अपन ने सेम एंट्री की थी, 15 लाख का बैंक में डाला था, 5 लाख का प्रोविजन बनाया था, 20 लाख रुपीज PL में डाला था। सेम वही एंट्रीज यहाँ पे है, 15 लाख बैंक में डाला, 5 लाख का प्रोविजन बनाया, 20 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। ठीक है, सेम एंट्रीज हमने की है। तो 2019-20 में कुछ भी चेंज नहीं है। 2020-21 में आते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, तो जो भी प्रोविजन आपने बनाया है उसको आके पहले क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करेंगे हम प्रोविजन को। हमने लिखा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपीज। अब आते हैं नेक्स्ट। तो 2020-21 में क्या क्या चीजें दी हुई, आपको लिखा है सैलरी, वेजेस एंड हाउस रेंट आपने पे कर दिया है, तो उसकी एंट्री कर दो। क्या एंट्री होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 25 लाख रुपीज का अमाउंट है टोटल हमारा तीनों का। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो नेक्स्ट इसके बाद हमको दिया हुआ है कि हमने बोनस पेबल है, इस साल भी बोनस पेबल है, तो पेबल के लिए क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे और प्रोविजन बनाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट। कितने का बोला है, तो 10 लाख रुपीज का हमने प्रोविजन बना दिया। नेक्स्ट एंट्री में बोला जा रहा है कि आपने पिछले साल का बोनस पे किया है 7 लाख रुपीज। तो बोनस एक्चुअल में आपने अनाउंस कितना किया था,
5 लाख का। पेमेंट कितना किया है? 7 लाख का। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंट्री पूरी तरीके से सेम रहेगी। हम एंट्री करेंगे जैसा हमने पहले किया था, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बस अब क्या करोगे, पहले आपने 5 लाख लिखा था क्योंकि 5 लाख डिसाइड हुआ था, 5 लाख का पेमेंट हुआ था। लेकिन अब आप क्या लिखेंगे, 7 लाख, क्योंकि भले 5 लाख डिसाइड हुआ था लेकिन इस साल आपने पेमेंट कितना किया है, 7 लाख रुपीस का। तो यहाँ पे अमाउंट कितना शो होगा, 7 लाख रुपीस। एट लास्ट आप क्या एंट्री पास करोगे, तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हम ये अमाउंट को कहाँ ले जाएंगे, बैंक में ले जाएंगे। ठीक है, सो बैंक में कितना अमाउंट जाएगा, तो उसके लिए देखिए इस साल का हमने सबसे पहले देखो डेबिट कितना हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट का, 25 लाख, 10 लाख एंड 7 लाख डेबिट हुआ है और 5 लाख क्रेडिट हुआ है। तो जो डेबिट हुआ है उसको लिख लेते हैं 25 प्लस 10 प्लस 7 माइनस कर दो 5, दैट इज इक्वल टू 32 लाख। आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। देखिए हमारा जो बोनस हमने पे किया है वो कितने से बढ़ गया, 2 लाख से बढ़ गया। तो हमारा जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुआ था पहले 30 लाख का, और अब वो भी अमाउंट आपका 2 लाख से बढ़ गया, दैट इज वो 32 लाख का हो गया। तो बस यही दो चेंज है, अमाउंट के कारण आपके एंट्री में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, बस आपके अमाउंट्स चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आई होप क्लैरिटी आई हो। अब मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे रिवर्स एंट्री क्यों पास की जाती है, उसके पीछे रीजन है। तो रीजन यही है, अगर आप वाला देखें जहाँ पे हम एंट्री क्या पास करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और जब इस आउटस्टैंडिंग का पेमेंट हो जाता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक अकाउंट। फॉर एग्जांपल पहले ये जो आउटस्टैंडिंग था वो 5 लाख का था, लेकिन आपने जो एक्चुअल में पेमेंट किया है इस आउटस्टैंडिंग का वो आपने 6 लाख का पेमेंट किया। तो लेकिन यहाँ पे तो आप 5 लाख ही शो करेंगे, एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ है, 6 लाख का। तो ऐसे में आपकी एंट्री गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको ठीक रखने के लिए हमने क्या किया, हमारे AS नंबर 15 ने बोला कि आप ऐसा कुछ करो ही मत। आप क्या करो, पहले आप फर्स्ट में प्रोविजन बनाओ, फिर नेक्स्ट ईयर में आते साथ पहले प्रोविजन को रिवर्स कर दो, और जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट की एंट्री अलग से शो कर दो। तो ये पूरा होता है हमारा ट्रीटमेंट, जो कि आपको AS 15 के अंदर बताया गया, और उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर अमाउंट चेंज होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हम ऐसा सब करते हैं, रिवर्स वाली चीजें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट समझिएगा, देखिए ये AS नंबर 15 एक ऐसा AS है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। आप मेरी भी पुरानी वीडियोस देखेंगे AS 15 के तो आपको क्लैरिटी नहीं आने वाली है, क्योंकि वो इतने क्लियर नहीं है। ठीक है, ये वाला वीडियो जो है इससे आपको AS 15 पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, वेदर इट बी CA, CMA और CS, किसी के भी क्वेश्चन देख लो, आपको ईजिली बन जाएंगे AS 15 से रिलेटेड। सो नेक्स्ट आते हैं हमने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में फर्स्ट वाला पार्ट देख लिया। अब हम देख रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर लीव बेनिफिट्स। लीव बेनिफिट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, ऊपर वाले में हमने क्या देखा, वेजेस है, सैलरी है, बोनस है, इन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर आपने लीव ले रखी है, लीव के बेनिफिट्स को कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसके लिए एक चीज समझेगा, नॉर्मली आप कहीं भी एम्प्लॉयमेंट में जाए, आपको क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट लीव का दिया जाता है कि आप इस साल में पूरे एक ईयर में आप 30 डेज की लीव ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो लीव्स आपको दी जाती है, लीव क्या होती है, आपके लीव बेनिफिट्स होते हैं जो आपको अब दिए जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आप ये पूरी की पूरी लीव बेनिफिट्स को अवेल कर पाएँ या ना कर पाएँ। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये है हमारा करंट ईयर, ये है हमारा नेक्स्ट ईयर। आपको हर एक साल 30 दिन की लीव्स मिलती है। आपने इस साल सिर्फ 25 डेज की लीव अवेल कर पाए, 5 दिन की लीव आपकी अभी भी बच गई। ये 5 दिन की लीव अगर आपको आपका एम्प्लॉयर अलाउ करता है कि आप इसको नेक्स्ट ईयर में ले जा सकते हैं, इन दैट केस इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटिंग लीव। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ नहीं करता है कि प्रीवियस ईयर की लीव को आप नेक्स्ट ईयर में ले जा नहीं सकते, इन दैट केस उसको नॉन एक्यूमुलेटिंग मिलेंगे। अब ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, क्या होता है, तो हमने बोला कि हर साल आपको 30 दिन की लीव मिलेगी, आपने 25 दिन अवेल कर लिए, 5 दिन आप नहीं अवेल कर पाए, और ये इसको हम एक्यूमुलेटिंग कब बोलेंगे, तो आपको जब नेक्स्ट ईयर की 30 दिन की लीव तो मिल रही है, उसके साथ साथ जो पुरानी 5 मिल गई वो भी इसमें भी आपकी ऐड हो गई, तो 35 डेज की लीव अगर आपको नेक्स्ट ईयर में मिल रही है तब हम उसको एक्यूमुलेटिंग बोलेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर में आपको सिर्फ 30 डेज मिल रहे हैं, भले आपके पिछले 5 दिन बचे हो या ना बचे हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको नेक्स्ट ईयर का जो 30 डेज है वही मिलेगा सिर्फ, इन दैट केस उसको हम नॉन एक्यूमुलेटिंग बोलते हैं। एक्यूमुलेटिंग मतलब जो आगे जाके आपके नेक्स्ट ईयर के लीव्स में ऐड हो जाएगा
और नॉन एक्यूमुलेटिंग मतलब जो आगे जाके नेक्स्ट ईयर की लीव्स में आप ऐड नहीं कर सकते, उसका बेनिफिट मतलब जो पुरानी लीव्स आपकी छूट गई उसका बेनिफिट आप आगे जाके नहीं ले पाएंगे, इन दैट केस वो नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव होती है। ठीक है, सो हमने क्या बोला, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर लीव बेनिफिट, दो टाइप्स की लीव है, नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव एंड एक्यूमुलेटिंग लीव। ध्यान दीजिएगा, नॉन एक्यूमुलेटिंग मतलब इस साल की लीव जो कि अगले साल जाके आप उसको यूज नहीं कर सकते। इन दैट केस अगर इस साल की लीव अगले साल जाके यूज ही नहीं होने वाली तो वही जो लीव्स है वो एम्प्लॉय के लिए क्या हो गई, पूरी तरीके से वेस्ट हो गई और एम्प्लॉयर का वहां पे कोई भी खर्चा आगे जाके नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी है, ए लिमिटेड में काम करते हैं, उनको हर एक साल 30 दिन की लीव मिलती है। 25 दिन तो उन्होंने अवेल कर लिया, लेकिन 5 दिन वो अवेल नहीं कर पाए इस पर्टिकुलर करंट ईयर में, और उनकी ये जो लीव है वो नॉन एक्यूमुलेटिंग है, मतलब इसको आगे जाके वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस बताओ इस चीज के लिए, इस पर्टिकुलर 5 डेज की बेनिफिट क्या मिस्टर बी को मिलने वाला है? आंसर इज नो। क्या एम्प्लॉयर को इस 5 दिन का कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉय को देना पड़ेगा? आंसर इज नो। इन दैट केस बताओ ना ही कोई बेनिफिट उसको मिलने वाला है, ना ही वो कोई बेनिफिट देने वाला है हमारा एम्प्लॉयर। इन दैट केस कोई भी ट्रीटमेंट आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मान लिया जाएगा कि वो 5 दिन की लीव गायब हो गई, अब उसका कोई भी काम नहीं है अगर वो नॉन एक्यूमुलेटिंग है तो, इसलिए उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन भी नहीं बनेगा। अब बताओ ये जो लीव्स हैं उनके लिए प्रोविजन की कहाँ से बात आ गई? तो एक चीज समझिएगा, ये जो लीव्स होते हैं नॉर्मली, ये जो लीव होते हैं वो पेड लीव्स होते हैं। पेड लीव मतलब उसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको पेमेंट करेगा, है ना। ऐसी लीव्स जिसमें आपको सैलरी मिलती है वो वाली लीव्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने बोला कि हर एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में आपको फॉर एग्जांपल 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी और आपकी सैलरी जो है वो 60,000 पर मंथ है। ये जो 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी बताई गई है ये 4 दिन की छुट्टी को इंक्लूड करने के बाद बताई गई है, मतलब ये 4 दिन की छुट्टियों में भी आपकी सैलरी दी जाती है, ये माना जाता है। ठीक है, सो ये पूरा ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए हमने बोला कि वो जो 4 दिन की छुट्टियां आपकी छूट गई वो उसका तो एम्प्लॉयर ने बेनिफिट ले लिया लेकिन उसका एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं ले पाया, इसलिए एम्प्लॉय आगे जाके भी उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा क्योंकि वो नॉन एक्यूमुलेटिंग है, इसलिए आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एक्यूमुलेटिंग लीव्स। एक्यूमुलेटिंग के लिए मैंने क्या समझाया, 30 दिन की लीव थी, आपने 25 दिन अवेल किया, 5 दिन बच गए, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर ले जाओ, नेक्स्ट ईयर आप उसको यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ईयर में यूज करने के लिए आपके पास, अगर आपका एम्प्लॉयर 2 तरीके से आपको यूज करने का अलाउ कर सकता है। पहला तो होता है वेस्टेड, दूसरा होता है नॉन वेस्टेड। वेस्टेड मतलब जो आपकी 5 दिन की छुट्टियां बच गई ना, उसके बदले या तो आप लीव अवेल कर लो, ठीक है, 5 दिन की छुट्टियां ले लो, और अगर छुट्टियां नहीं ले पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसके बदले कैश ले लो। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये ऑप्शन देता है कि वो जो 5 दिन की छुट्टियां आपकी बच गई उसके बदले आपको लीव भी लेना चाहो तो लीव ले लो, या तो 5 दिन के बदले का 5 दिन का जो भी आपका सैलरी होता है वो ले लो। तो ये अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है लीव ले लो या कैश ले लो, तो बताओ कोई एम्प्लॉय है क्या वो जो इस ऑप्शन को छोड़ेगा? आंसर इज नो। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, आप एम्प्लॉयर हो, आपने बोला कि मुझे आप 30 दिन की छुट्टियां देते हो जिसमें से 25 दिन मैंने अवेल कर लिया, 5 दिन की छुट्टी मैं अवेल नहीं कर पाई, तो मैंने बोला कि अब मैं इसका क्या करूं, कोई ऑप्शन है क्या? तो मैंने आपसे पूछा, तो आपने बोला कि ये जो मेरी लीव है वो एक्यूमुलेटिंग है, वेस्टेड वाली। एक्यूमुलेटिंग वेस्टेड मतलब होता है कि मैं चाहूँ तो ये 5 दिन की छुट्टियां ले लूँ या फिर इस 5 दिन के बदले कैश ले लूँ। तो अगर मैंने ये छुट्टियां नहीं ली, 5 दिन की अगर मैंने छुट्टियां नहीं ली तो मुझे क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। या फिर मैं क्या करूंगी, 5 दिन की छुट्टी ले लूंगी। तो दोनों में से कोई ना कोई काम तो मैं करूंगी, है ना। अगर छुट्टियां नहीं ली तो कैश लूंगी, कैश नहीं लिया तो लीव ले लूंगी, है ना। तो ये दोनों में से कोई ना कोई काम मैं करने ही वाली हूँ, इसलिए बोला गया कि हमारा जो एम्प्लॉयर है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को, इसलिए 100% प्रोविजन बनाया जाता है ये 5 दिन का। भले मैं एम्प्लॉय लीव की तरह से उसका बेनिफिट ले या कैश की तरह से बेनिफिट ले, एम्प्लॉय तो इसका पूरा बेनिफिट लेने वाला है, इसलिए इस केस में 100% प्रोविजन बनाया जाता है। कौन से केस की बात कर रहे हैं? अगर वेस्टेड है तो। नेक्स्ट आते हैं नॉन वेस्टेड। नॉन वेस्टेड वाला बोलता है, देखिए कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, अपने हिसाब से कंपनीज डिसाइड करती हैं कि हम हमारी पॉलिसी वेस्टेड रखेंगे कि नॉन वेस्टेड। अगर किसी कंपनी में नॉन वेस्टेड है, नॉन वेस्टेड मतलब 5 दिन की छुट्टियां बची थी ना, तो इस लीव के बदले आप सिर्फ लीव ले सकते हैं। आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दैट इज कैश वाला ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लीव के बदले लीव ही लेना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है? एम्प्लॉय की जो छुट्टियां बची उसके बदले सिर्फ उसको लीव सी मिलेंगी, उसको कैश नहीं मिलने वाला है।
तो अब देखिए, पहली बात तो हमने क्या बोला था आपको कि हर एक साल का 30 दिन का लीव मिलता है, और इस साल का 5 दिन का लीव बच गया जो कि अगले साल में ऐड हो गया। तो अगले साल की 30 दिन की लीव प्लस जो बची हुई 5 दिन की लीव है, दैट इज 35 डेज लीव। तो बताओ, एक एम्प्लॉय है जो कि पिछले साल सिर्फ 25 दिन छुट्टियां ले पाया, क्या ऐसे चांसेस है वो अगले साल पूरे 35 लीव्स को अवेल कर पाए? आंसर इज नो, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर कोई उसके घर में मैरिज आ गया, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ गए, तो उस केसेस में वो छुट्टियां ले सकता है, अदरवाइज उसकी ये छुट्टियां अवेल नहीं हो पाती। तो इसके लिए क्या करता है एम्प्लॉयर, चेक करता है अपना पास्ट एक्सपीरियंस। वो चेक करता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अभी तक अगर ऐसी एक्यूमुलेट होती है लीव्स, तो कितनी लीव को वो अवेल कर पाते हैं। वो चेक करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कि कितनी लीव्स अवेल कर पाता है हमारा एम्प्लॉय, और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, प्रोविजन बनाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको सारी चीजें पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए। तो हमने क्या बोला, जो लीव बेनिफिट्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्यूमुलेटिंग या तो नॉन एक्यूमुलेटिंग, है ना। एक्यूमुलेटिंग क्या होता है? एक्यूमुलेटिंग में 2 पार्ट कवर किया गया, एक होता है वेस्टेड, दूसरा होता है नॉन वेस्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं वेस्टेड क्या होता है। वेस्टेड मीन्स एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू रिसीव कैश अगेंस्ट लीव, या तो आपको कैश मिल जाएगा या फिर लीव या कैश आपको मिल जाएगा अगेंस्ट लीव। तो इस केस में आप क्या करेंगे, या तो लीव लेंगे या तो कैश लेंगे। इन दैट केस कुछ ना कुछ एम्प्लॉय लेने ही वाला है, इसलिए क्या बनाया जाता है, 100% प्रोविजन यहाँ पे बनाया जाता है अनअवेल्ड लीव्स का। नेक्स्ट आते हैं वेस्टेड, नॉन वेस्टेड वाला केस। तो ये था वेस्टेड वाला केस जहाँ पे कैश भी मिलता है। नॉन वेस्टेड में आप लीव के बदले सिर्फ लीव ले सकते हैं। इस केस में हमारा एम्प्लॉयर प्रोविजन बनाता है सिर्फ उतने अमाउंट का जितना उसको लगता है कि लीव्स यूटिलाइज की जा सकती है फ्यूचर में बाय एम्प्लॉय। जितना एम्प्लॉयर को लगेगा कि हाँ फ्यूचर में ये वाला एम्प्लॉय इतनी छुट्टियां ले सकता है, तो उसके हिसाब से वो प्रोविजन बनाएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितनी छुट्टियां ले सकते हैं? तो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली दिया जाएगा कि इस पे इतनी चांसेस है कि छुट्टियां, आपको प्रोबेबिलिटी दे दी जाएगी कि 0.6% है, 0.6 है, 0.9 है कि वो छुट्टियां अवेल की जाएंगी। ठीक है, सो ये होता है हमारा रिलेटेड टू एक्यूमुलेटिंग। अब आते हैं नॉन एक्यूमुलेटिंग। तो नॉन एक्यूमुलेटिंग में मैंने क्या बोला, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा और कोई भी प्रोविजन यहाँ पे बनाया नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। हमने दोनों चीजें समझ ली। अब ये जो लीव बेनिफिट का केस देखा है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। मार्च 2021 की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। हमारे पास 6 एम्प्लॉयज है, ABCDE एंड F। उनकी पर मंथ लीव इंटाइटलमेंट दी हुई है कि उनको हर महीने 5 दिन की छुट्टी मिलती है हर एक एम्प्लॉय को। लीव उन्होंने अवेल कितनी की है? तो इसने 1 डे, इसने 2 डे, इसने 3, 1 एंड 4 एंड 2। ठीक है, तो आप बताओ अनअवेल लीव्स कितनी हैं, कितनी लीव्स है जो कि उन्होंने अवेल नहीं की होगी। तो अगर आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अनअवेल लीव्स कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रिमार्क दिया हुआ है। तो ये तीनों हमारी वेस्टेड हैं, ये दोनों नॉन वेस्टेड है और लास्ट वाला नॉन एक्यूमुलेटिंग है। बताओ वेस्टेड का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? वेस्टेड का हम बनाते हैं 100% प्रोविजन। नॉन वेस्टेड का क्या करते हैं? जितनी प्रोबेबिलिटी दी होगी उसके हिसाब से प्रोविजन। नॉन एक्यूमुलेटिंग का क्या करते हैं? नो प्रोविजन, नो ट्रीटमेंट, और या फिर आप बोल सकते हैं नो प्रोविजन। यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं बनता है। उसके बाद आपको सैलरी पर मंथ दी हुई है हर एक एम्प्लॉय की, और साथ साथ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है नॉन वेस्टेड वालों का। तो मैंने आपको पहले ही बोला था अगर नॉन वेस्टेड है तो उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी दी जाएंगी। फिर आपको बोल रहा है कि प्रोविजन बताओ कि कितना प्रोविजन बनेगा एट द ईयर एंड। बहुत ईजी है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ का नाम लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया एम्प्लॉयज़, कौन कौन से हैं, ABCDE एंड F। सो हमारा ये F भी आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे अनअवेल्ड लीव्स। ऐसी कितनी लीव्स है जो कि अनअवेल्ड नहीं की है एम्प्लॉयज ने। तो अनअवेल्ड कैसे निकलेगा, माइनस करो, किसको माइनस करेंगे, जितनी लीव्स आपको मिल रही है माइनस जितनी आपने अवेल कर ली है, तो अनअवेल्ड लीव्स आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, सो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 1 4, 5 - 4 1 and 5 - 2 that is equal to 3। ठीक है, सो अनअवेल्ड लीव्स हमको पता चल गई। अब निकालो सैलरी पर डे, हर एक एम्प्लॉय का पर डे सैलरी कितना है। तो पर डे निकालने के लिए नॉर्मली हम क्या करेंगे, मंथ को मानेंगे 30 डेज का और उसके हिसाब से निकाला जाएगा। ये चेंज कर लीजिएगा, यहाँ जो 50,000 लिखा है उसको 45,000 कर लीजिएगा। अब देखिए एक की सैलरी कितनी है, 30,000। हमने बोला कि हम क्या मानेंगे,
30 डेज होते हैं एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर। तो इसकी सैलरी कितनी हो गई पर डे की 1000। नेक्स्ट क्या हमने बोला 60,000 पर मंथ है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 2000। नेक्स्ट वाले का 45,000 पर मंथ डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल टू 1500। 60,000 divided by 30 that is equal to 2000. Next 45,000 divided by 30 is equal to 1500 and 45,000 divided by 30 is equal to 1500. तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद बताओ कि कितना प्रोविजन बनाओगे हर एक के लिए। प्रोविजन से पहले हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी कितना है, कितने चांसेस है उसको अवेल करने की। तो वेस्टेड वाले केस में 100% चांस होता है, तो 100% को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। नॉन वेस्टेड के लिए आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है 0.6 एंड 0.9, तो 0.6 एंड 0.9। नॉन एक्यूमुलेटिंग के लिए तो हम कोई प्रोविजन नहीं बनाते, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। अब बताओ कितना अमाउंट है आपके प्रोविजन का। सो प्रोविजन का अमाउंट कैसे निकलेगा, तो ये है हमारा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, ये हमारा बी है और ये सी है, तो ए इंटू बी इंटू सी कर दो, आपको पता चल जाएगा आपको कितना प्रोविजन बनाना है। सो 1000 पर डे का आपका सैलरी है, 4 दिन आपने अवेल नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी है 1 दैट इज इक्वल टू 4000 का यहाँ पे प्रोविजन बनेगा। नेक्स्ट केस में 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 6000 रुपीज। 1500 या फिर मैं इसको कट करके यहाँ 2 इंटू 1500 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3000 रुपीज। नेक्स्ट केस में 4 इंटू 2000 इंटू यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.6 इज इक्वल टू ये अमाउंट आपके पास आएगा 4800। नेक्स्ट हमने बोला 1500 इंटू 1 इंटू 0.9 दैट इज इक्वल टू 1350। और लास्ट वाले केस में 1500 इंटू 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो एट लास्ट आपको कितना प्रोविजन बनाना पड़ रहा है 19,150 का यहाँ पे प्रोविजन बनेगा। आई होप क्लैरिटी आई हो कि किस तरीके से आपको शो करनी है। हमने चेक किया कि कितनी लीव्स हमारी अनअवेल्ड है, उसके बाद हमने चेक किया कि हर एक दिन की सैलरी हमारी कितनी है, और सैलरी और अनअवेल्ड लीव्स और उसके साथ प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया कि कितना प्रोविजन हर एक एम्प्लॉय के नाम का बनाना पड़ेगा। टोटल कर लो तो पता चल जाएगा कि टोटल प्रोविजन आपको कितना बनाना है इस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। एक बार और शॉर्ट व्यू देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। इसके अंदर 2 चीज़ें हमने देखी, एक तो लीव बेनिफिट्स का केस देखा हमने, दूसरा हमने नॉर्मल केस देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, तो हमने जर्नल एंट्री सीखी डिफरेंट केसेस की। हमने क्या सीखा, प्रोविजन बनाना सीखा फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। लीव बेनिफिट के अंदर हमने देखा कि 2 टाइप्स की लीव होती है, एक होती है एक्यूमुलेटिंग, दूसरी होती है नॉन एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग का कोई भी ट्रीटमेंट आप नहीं करते या फिर कोई भी प्रोविजन आप नहीं बनाते हैं। एक्यूमुलेटिंग के अंदर 2 होता है, पहला होता है वेस्टेड, दूसरा होता है नॉन वेस्टेड। जो नॉन वेस्टेड होता है मतलब लीव के बदले सिर्फ लीव ले सकते हो, तो प्रोविजन कितना बनता है, सिर्फ उतने अमाउंट का जितना आपको लगता है कि फ्यूचर में अवेल किया जा सकता है। नेक्स्ट वेस्टेड के लिए हम क्या करते हैं 100% प्रोविजन बनाते हैं। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट। हमने देखा था कि एम्प्लॉय बेनिफिट के हमारे कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट था हमारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, सेकेंड था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, थर्ड था पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एंड लास्ट था टर्मिनेशन बेनिफिट। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है और पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये दोनों को हम साथ में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, एक बार और समझ लो। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट समझना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है, करंट ईयर में आपने उसकी सर्विसेज ली और उसका पेमेंट या तो करंट ईयर में ही कर दिया या तो नेक्स्ट ईयर में कर दिया, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट होता है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड का टाइम हमारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाता है। इसके आगे 2 साल के बाद वाला पीरियड टिल रिटायरमेंट आपका लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है। रिटायरमेंट के बाद वाला टिल डेथ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है। ठीक है, सो अब ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता क्या है। अब आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट
या फिर पूरी कैलकुलेशंस आप कैसे करेंगे? तो ये जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट और पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, सबसे पहले तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं LTEB एंड TEB से, ठीक है। तो इसके लिए दो प्लान्स होते हैं हमारे पास। पहला है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, दूसरा होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। कंट्रीब्यूशन प्लान और बेनिफिट प्लान क्या है ये समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, ठीक है। सो ये क्या होता है समझिएगा, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम AS 15 को देख रहे हैं। सो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है? तो आपने देखा होगा कई सारे हमारे फंड्स होते हैं, तो जैसे कि प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जिसमें एम्प्लॉयर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 10,000 पर मंथ वो अपने एक एम्प्लॉय के नाम पे डालता है। एम्प्लॉय कौन है? मिस्टर बी। मिस्टर बी कौन है? एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय के नाम पे ये 10,000 रुपये पर मंथ प्रोविडेंट फंड में डालता है। सिमिलर वे में प्रोविडेंट फंड में कुछ ना कुछ अमाउंट हमारा एम्प्लॉय भी डालता होगा। फॉर एग्जांपल 5,000 पर मंथ वो अपने लिए डालता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोविडेंट फंड होता है उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। किसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एम्प्लॉयर की क्या लायबिलिटी है? इस कंट्रीब्यूशन प्लान में एम्प्लॉयर को पर मंथ या फिर पर एनम कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि उसको हमेशा प्रोविडेंट फंड में डालना पड़ेगा, और उसके बाद पैसे एम्प्लॉय को देने के क्या काम एम्प्लॉयर का है? आंसर इज नो। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयर की सिर्फ एक लायबिलिटी है कि वो जो भी स्पेसिफिक अमाउंट है वो प्रोविडेंट फंड में जमा करते रहे टाइम टू टाइम, स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो उस अमाउंट को जमा कर दें, ठीक है। तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ इतनी है। उसके बाद एम्प्लॉय को वो पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? प्रोविडेंट फंड की। बताओ ये प्रोविडेंट फंड को क्या ये एम्प्लॉयर मैनेज करता है? आंसर इज नो। कोई एक्सटर्नल एजेंसीज इसको मैनेज करती है। एक्सटर्नल एजेंसीज ये पैसा लेके करती क्या है? तो इसको वो इन्वेस्ट कर देती है। कहाँ इन्वेस्ट कर देती है? या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर देगी या फिर कोई स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है। सो इन्वेस्ट कर देती है हमारा कौन? प्रोविडेंट फंड ऐसा काम करता है। अब बताओ इसके अंदर एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या होती है? सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट पे करने की। उसके बाद ये जो पैसा है वो एम्प्लॉय को कैसे मिलेगा, उसका रिस्क, उसका रिटर्न किसके ऊपर आता है? तो प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय के ऊपर आता है सारा रिस्क और रिटर्न, ठीक है। सो ये हमारा पूरा था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। प्रोविडेंट फंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इस नाम को यूज़ किया है यहाँ पे। सो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एम्प्लॉयर को क्या करना होता है? फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है स्पेसिफिक फंड में। तो हमारा एम्प्लॉयर क्या कर रहा है इस केस में? फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन कर रहा है। किस में कर रहा है? प्रोविडेंट फंड में, जो कि एक स्पेसिफिक फंड है। फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन है, हर महीने उसको इतना अमाउंट डालना है। अब ये जो अमाउंट है वो प्रोविडेंट फंड वाले क्या करते हैं? स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो उस पैसे को डाल देते हैं। ये प्रोविडेंट फंड क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो कि इस पैसे को पूरी तरीके से मेंटेन करती है। तो यही चीज यहाँ लिखा है, मेंटेन्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज। रिस्क एंड रिटर्न कौन मेंटेन करता है? एम्प्लॉयर को बेयर करना पड़ता है क्या? आंसर इज नो। एम्प्लॉयर की सिर्फ एक लायबिलिटी है कि उसको हर महीने स्पेसिफिक अमाउंट पेमेंट करना है। बाकी रिस्क या रिटर्न जो भी होगा वो पूरी की पूरे एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा। एम्प्लॉय को रिस्क मिलेगा, एम्प्लॉय को ही रिटर्न मिलेगा सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट विल बी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये हमने देख लिया कि जितना भी अमाउंट वो कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है, उसके आगे का कोई भी जिम्मेदारी उसका नहीं है। इसलिए एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूशन डालेगा, स्पेसिफिक अमाउंट है, उसको वो क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा। जैसे कि कंट्रीब्यूशन टू PF पेंशन प्लान में जैसे कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इस केस में नॉर्मल है, कोई भी ट्रीटमेंट आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या हो रहा है? कंट्रीब्यूशन प्लान में हमको पता है, दैट इज एम्प्लॉयर को पता है कि उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है। कहाँ पे करना है? स्पेसिफाइड फंड के अंदर। स्पेसिफिक फंड के अंदर उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट डालना है ना। तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन वो डालेगा। इस स्पेसिफिक अमाउंट का वो क्या करेगा? इस अमाउंट को वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा। तो इस केस में कोई झंझट ही नहीं है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में आपको पहले से पता होगा कि इतना अमाउंट हमको PF में डालना है या फिर किसी भी स्पेसिफाइड फंड के अंदर डालना है। तो उस अमाउंट को आप क्या करेंगे? डायरेक्ट उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो। बस इतना काम करना है। अगर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है तो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है तो क्या होगा।
अब देखो कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंसी थी जो कि हमारे पैसे को पूरी तरीके से मेंटेन कर रही थी, हमको बस स्पेसिफाइड अमाउंट उसको देना था। उसके बाद कितना पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारा कौन मेंटेन कर रहा था, एक्सटर्नल एजेंसी, और एम्प्लॉय के बीच का मसला है, एम्प्लॉयर का उसमें कोई भी काम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान, यहाँ पे क्या डिफाइंड था, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिफाइंड था कि कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को जमा करना है। यहाँ पे क्या डिफाइंड है, बेनिफिट डिफाइंड है कि कितना बेनिफिट हमको एम्प्लॉय को देना है। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, ए लिमिटेड है और मिस्टर बी है। ए लिमिटेड एम्प्लॉयर है, मिस्टर बी एम्प्लॉय है। क्या बोल रहा है, देखिए ए लिमिटेड ने जब मिस्टर बी को एम्प्लॉयमेंट में रखा तो उसको बोला कि अगर तुम 5 साल तक हमारे यहाँ काम करोगे, ठीक है, तो हम आपको 5 लाख रुपए लम सम पेमेंट करेंगे। एक बार में आपको 5 लाख रुपए हम आपको देंगे, मतलब जो सैलरी मिल रही है वो सारी चीजें तो अलग हैं, उसके अलावा 5 साल बाद हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो बताओ ये लॉन्ग टर्म है कि नहीं? आंसर इज यस। 2 साल से आगे का है, मतलब लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमको पता है कितना मिलने वाला है, 5 लाख। ये पहले से डिफाइन कर दिया है ए लिमिटेड ने। अब इस 5 लाख को पेमेंट करने की लायबिलिटी यहाँ पे किसकी आ रही है? इसका पेमेंट करने की लायबिलिटी ए लिमिटेड की है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी है क्या बीच में? आंसर इज नो। कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी बीच में काम नहीं कर रही है, यहाँ पे सिर्फ ए लिमिटेड है और ए लिमिटेड का एम्प्लॉय है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और अदर पर्सन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जहाँ पे एम्प्लॉयर अंडरटेक करता है कि वो पे करेगा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। किसको पेमेंट करेगा? एम्प्लॉय को करेगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट है कि 5 साल बाद हम आपको 5 लाख रुपए पे करेंगे। कंट्रीब्यूशन किसी फंड में नहीं किया जा सकता, तो कंट्रीब्यूशन टू फंड नॉट ग्रो इनटू स्पेसिफिक अमाउंट, एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू मेक फर्दर कंट्रीब्यूशन। क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। हमारा जो AS 15 है वो क्या बोलता है, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने बोला कि ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को 5 साल बाद 5 लाख रुपए पेमेंट करेगा अगर मिस्टर बी काम करता है 5 साल के लिए ए लिमिटेड के अंदर, तो है ना। तो ये पेमेंट 5 लाख रुपए ए लिमिटेड को करना है, ये उसको कब पता था? स्टार्टिंग में ही पता था कि 5 साल बाद पेमेंट करना है। तो क्या एक बार में वो अमाउंट को उठा के 5 लाख रुपए 5 साल बाद निकाल के दे सकता है क्या? आंसर इज नो। उसको पता है कि ये जो 5 लाख रुपए वो दे रहा है ये पूरे 5 साल काम करने के लिए दे रहा है, मतलब हर एक साल का 1-1 लाख रुपए यहाँ पेमेंट है। कैसे निकाला हमने? 5 लाख को डिवाइड किया 5 से, तो हमको पता चल गया कि हर एक ईयर का, कितने ईयर्स है? 5 ईयर्स है। हर एक ईयर का इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है? 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज हर एक साल हमको निकालना है और निकाल के हमको अलग कर लेना है। तो इसके लिए AS 15 बोलता है कि क्या तुम ये जो 1 लाख रुपए आपको हर एक साल चाहिए उसको निकाल के तिजोरी में अलग से बंद करके रख लोगे? तो AS 15 ने बोला कि ये हम आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप अपने बिजनेस से पैसे निकालो और उसको कहीं और जमा करके रखते जाओ, तो ये चीज़ अलाउ नहीं की जाती। तो AS 15 क्या बोलता है, आप ऐसे तिजोरी में बंद करके पैसे को रख रहे हो, मतलब आप अपने बिजनेस का नुकसान कर रहे हो। तो हम नहीं चाहते कि आप बिजनेस का नुकसान करो। अगर AS खुद बोलेगा कि ऐसे आप अलग से पैसे निकाल के रखते जाओ तो ऐसे फंड फ्लो होगा ही नहीं, है ना। तो इन दैट केस हमारे AS 15 ने बोला कि आपको ये पैसे निकालने नहीं है, आपको निकाल के अलग से नहीं रखने। आप क्या करना, ये आपको एट लास्ट 5 साल के बाद कितना रुपए चाहिए? 5 लाख रुपए चाहिए ना, तो हर एक साल कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओ। इतना अमाउंट इन्वेस्ट करो कि एट लास्ट एट द ईयर एंड आपके पास 5 लाख रुपए हो। एट द ईयर एंड मतलब 5 साल जब एंड हो जाए उसके बाद आपके पास 5 लाख रुपए अवेलेबल हो। ऐसा आपको कुछ करना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है 5 साल का, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या कर लें, आपको 5 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप क्या करो, किसी फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दो, ताकि आपका पैसा सेफ भी रहे और एट द एंड ऑफ 5 ईयर आपको 5 लाख रुपए भी मिल जाए, ठीक है। तो हमको जहां भी हम इन्वेस्ट करेंगे वहां पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां पे आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस 10% का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा, ताकि आप फाइंड आउट कर सके कि हाँ एक्चुअल में हमको कितना अमाउंट हर एक साल में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो हमको पता है 10% हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब बताओ जो लास्ट वाला अमाउंट है 5th ईयर के एंड में आप डालोगे 1 लाख रुपए, और 5th ईयर के एंड में डालते साथ उसी समय आप उसको निकाल लोगे, तो क्या इस पर कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है? क्या आंसर इज नो। तो ये अमाउंट आप क्या लिखेंगे, 1,
ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट के लिए कैसे करेंगे, तो आपको पता है 10% इंटरेस्ट है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1.1 क्यों लिया मैंने, 1 ऊपर लेना है, नॉर्मल बेस है, डिवाइडेड बाय 1.1, तो 1 आपको नीचे भी लेना है, पॉइंट के बाद वो नंबर लिखो जितना आपका परसेंटेज है, तो मैंने क्या लिया 1.1। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20% होता तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। अभी क्या है 10% है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.1। सो मैं अगर ये करके इक्वल टू प्रेस करूं तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आएगी 0.909, फिर इक्वल टू आप प्रेस करें तो इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है 0.826, फिर इक्वल टू प्रेस करो आपके पास आएगा 0.751, फिर इक्वल टू प्रेस करो आपके पास आएगा 0.683। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करनी है, अपोजिट चलना है, नेगेटिव चलना है, पहले 5 से फिर 4 3 2 1, इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। इसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, इस इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर का हमारे पास आ रहा है 68,300, 75,100, 82,600, 90,900 एंड लास्ट में हमारे पास आ रहा है 1 लाख। तो ये अमाउंट क्या बता रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू क्या बता रही है, ये प्रेजेंट वैल्यू बता रही है आपको कि हर साल आपको अगर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो हर साल आपको कितना पैसा अपने प्रॉफिट एंड लॉस से निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर आपको 68,300 प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा डेबिट साइड, 75,100, 82,600, 90,900 एंड 1 लाख रुपीज हर एक साल का अमाउंट आपको पता चल गया कि कितना आपको प्रॉफिट एंड लॉस से निकालना है, ठीक है। आई होप क्लैरिटी आई हो। तो यही सेम चीज यहाँ लिखी है कि आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं फंड में, हमने बोला कि आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर ये अमाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया अगर वो स्पेसिफिक अमाउंट पे कन्वर्ट नहीं होता है, आपको 5 लाख रुपए चाहिए थे, एट लास्ट आपका 5 लाख रुपए नहीं मिलता, इन दैट केस एम्प्लॉयर को फर्दर कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई एक्चुरियल रिस्क है, ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कितना रिटर्न हमको मिलेगा, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हमको एक्चुरी से वैल्यूएशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो एक्चुरी हर बार सही हो ये ज़रूरी नहीं है ना। एक्चुअली ने बोला कि 15% इंटरेस्ट मिलेगा, आप डाल दो इस पर्टिकुलर शेयर में, लेकिन आगे जाके उसमें उतना परसेंट इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो एक्चुअल रिस्क होगा, अगर इन्वेस्टमेंट का कोई भी रिस्क है तो वो किसके ऊपर आएगा, एम्प्लॉयर के ऊपर आएगा, ना कि एम्प्लॉय के ऊपर। ये वाले केस में कंट्रीब्यूशन में क्या हो रहा था, एम्प्लॉय के ऊपर सारा रिस्क एंड रिटर्न आ रहा था, लेकिन यहाँ पे किसके ऊपर आएगा, एम्प्लॉयर के ऊपर, क्योंकि एम्प्लॉयर ने डिफाइन किया कि मैं आपको 5 लाख रुपए पे करूंगा। Requires complex calculation taking actuarial assumption and discounting such cost to present value। हमने अभी डिस्काउंटिंग किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला, फिर उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो ये डिस्काउंटिंग आपको करनी पड़ती है किसमें, डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर, और इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड। जो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के चीजें करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको इसमें। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना बताया, सेम वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको दिया हुआ है, एम्प्लॉइज को अवॉर्ड किया जाता है 40% ऑफ लास्ट सैलरी विड्रॉन आफ्टर वर्किंग फॉर अ सर्विस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो बोल रहा है कि अगर एक एम्प्लॉय है जो कि 5 साल तक अगर काम करता है तो उसके बाद उसको क्या दिया जाएगा, 40%। किसका 40%, जो भी लास्ट सैलरी वो विड्रॉ करेगा, लास्ट सैलरी विड्रॉ जो भी वो करेगा उसका 40% उसको मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 5 साल के बेनिफिट का मिल रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक साल के लिए, इसलिए 5 साल का 5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना उसको बेनिफिट मिलेगा। अब इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि लास्ट सैलरी विड्रॉ कितनी है। तो इसके लिए देखिए क्या दिया हुआ है, सैलरी पर मंथ ऑन डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 40,000 है, हमको 5 साल बाद वाली सैलरी जाननी है। ग्रोथ रेट हर एक साल 8% पर एनम से ग्रोथ होगा। डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है 10% पर एनम, आपको कैलकुलेट करना है कितना अमाउंट आप चार्ज करोगे। तो देखो इसको मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ। सो हमारे पास कितने साल की बात की गई है, 5 साल की बात, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 साल की बात है। हमने बोला कि आपकी फर्स्ट ईयर में सैलरी कितनी थी, 40,000, और बोला गया कि हर एक साल आपकी 8% से ग्रोथ होगा सैलरी में। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, यहाँ ग्रोथ हुआ 8% का। नेक्स्ट ईयर भी आपका 8% का ग्रोथ होगा, तो 1.08 इंटू 1.08, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 8% का ग्रोथ होगा, तो 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, फिर नेक्स्ट ईयर आपका कितना ग्रोथ होगा, 40,000 का
1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 और एक बार और आपका ये आएगा 1.08। तो इतनी आपकी सैलरी हो जाएगी पर मंथ, कब? 5th ईयर के अंदर, है ना। तो 5th ईयर जब आपका चलता रहेगा तब आपकी सैलरी पर मंथ कितनी होगी? 40,000 इंटू 1.08, 1.08, 1.08 एंड 1.08। अगर ये वैल्यू आप निकाले, मैं अगर कैलकुलेट करूँ यहाँ पे 40,000 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, तो ये आपके पास वैल्यू आती है यहाँ पे। अगर आप चेक करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 54,420 रुपीज़। ठीक है, कितना अमाउंट है? 54,420 रुपीज़। अब इस अमाउंट को करें क्या हम? तो ये अमाउंट हमने लिख लिया कि सैलरी जो कि हमने लास्ट ड्रॉ की है, कितना अमाउंट है? 40, ये वाला अमाउंट। ठीक है, तो इसको अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 54,420 रुपीज़। तो ये अमाउंट हमारे पास आ रहा है जो कि लास्ट सैलरी हमने ड्रॉ की है। अब इसका कितना आपको मिलेगा एज बेनिफिट? तो हमको ये बेनिफिट निकालने के लिए मैंने आपको ये दे दिया 40% इंटू लास्ट सैलरी ड्रॉन इंटू 5। तो ये लास्ट सैलरी ड्रॉन हमको पता चल गया, उसी में पुट कर दो 40% इंटू 5, 4420 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू, अगर ये हम करें 54420 मल्टीप्लाइड बाय 40% इंटू 5, दैट इज इक्वल टू, ये अमाउंट आपके पास आ रहा है 1,08,840। तो ये अमाउंट है जो कि आपको 5 साल बाद पेमेंट करना है। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो अब ये क्वेश्चन पूरा सेम हो गया है जैसा हमने ऊपर लिखा था। ऊपर क्या लिखा था? 5 साल बाद 5 लाख रुपए पे करना है। सिमिलर वे में 5 साल बाद आपको यहाँ पे 1,08,840 रुपये पे करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो हमने क्या किया था, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट निकालो। 1,08,840 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करते हैं तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 21768। ये क्या है? हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो अब क्या करेंगे? ईयर लिखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ लिखेंगे हम एनुअल इंस्टॉलमेंट जैसे हमने ऊपर किया था। एनुअल इंस्टॉलमेंट है हमारा 21768, 21768, 21768, 21768 एंड 21768। लास्ट, इसके बाद निकालो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लास्ट वाले में 1 लिख दो। एट द रेट, यहाँ पे भी आपको 10% दिया हुआ है। कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 0.909। फिर इक्वल प्रेस करो 0.826, फिर इक्वल प्रेस करो 0.751, फिर इक्वल प्रेस करो 0.683। अब क्या करना है? तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करो एनुअल इंस्टॉलमेंट से, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकलेगा? 21768 मल्टीप्लाई किया हमने 0.683 से, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है ऑफ ₹14868। नेक्स्ट का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16348। नेक्स्ट 17980। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 19787 एंड लास्ट वाला 21768 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 21768। तो ये अमाउंट है जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है। फर्स्ट ईयर में आप इतना ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में इतना जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 4th ईयर में, और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 5th ईयर में। आई होप क्लैरिटी आई हो कि किस तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे रिलेटेड टू दिस। ये क्या था हमारा? ये था हमारा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट या फिर पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट, आप यहाँ पे बोल सकते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे समझा। अब देखो क्या हो रहा है, अगर कोई भी लॉस या गेन आता है ड्यू टू चेंज इन एक्चुरियल वैल्यूएशन, तो एक्चुरी ने वैल्यूएशन करा, उसके कारण कोई भी लॉस या गेन आएगा तो उसको इमीडिएटली आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली डाल देंगे। आप इसको रोक के नहीं रखेंगे कि 5 साल बाद चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। आपको इमीडिएटली उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना है। तो ये था हमारा पूरा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट। लास्ट आता है टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल रहा है, उसके बदले उसको कुछ बेनिफिट दे रहा है, तो वो टर्मिनेशन बेनिफिट होता है। जैसे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होता है? इसके अंदर जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को बोलता है कि आप अगर चाहो तो हमारे कंपनी से निकल सकते हो और उसके बदले हम आपको क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे कुछ लमसम अमाउंट का। ठीक है, ये होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है एम्प्लॉय को, वो चाहे तो निकल सकता है, चाहे तो वो कंपनी के अंदर रह सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एम्प्लॉय को दिया जाता है, इसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बोलते हैं। तो इस केस में क्या करना है? कोई भी टर्मिनेशन बेनिफिट होगा तो उसको डायरेक्टली आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। जिस भी ईयर में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के नाम पे पेमेंट की होगी, उसी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट होता है रिलेटेड टू टर्मिनेशन बेनिफिट। और इसी के साथ हमने एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पूरी तरीके से कंप्लीट किया, दैट इज AS नंबर 50। एक बार शॉर्ट व्यू देख लेते हैं फटाक से, क्या क्या चीज़ें हमने देखी। AS 15 किससे रिलेटेड है?
एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड है। ये जो चार्ट मैं लास्ट में बना रही हूँ आप भी साथ साथ बना लीजिएगा, ताकि आप अगर लास्ट मिनट में इसको देखें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। हमने एम्प्लॉय बेनिफिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड करने से पहले जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा वो देख लेते हैं। हमने सबसे पहले इसका मीनिंग समझा, एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है। तो जो भी आपको कैश या फिर काइंड में बेनिफिट दिया जाता है, किस लिए, सर्विसेज प्रोवाइड की है एम्प्लॉय ने, उसके लिए जो भी बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर हमने यहाँ देखा कि जो AS15 है वो मैंडेटरी है नेचर में, लेकिन शेयर बेस्ड पेमेंट्स पे ये पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई नहीं होता, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट में ये अप्लाई नहीं होगा, ये हमने सबसे पहले देखा। फिर हमने देखा कि एम्प्लॉय बेनिफिट के 4 टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एंड टर्मिनेशन बेनिफिट, ठीक है। फिर हमने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट को डिटेल में समझा। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर हमने 2 ट्रीटमेंट्स देखे। पहला तो था नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस के लिए हमने जर्नल एंट्रीज देखी कि सैलरी, वेजेस, बोनस ये सब का है, तो आप जर्नल एंट्रीज कैसे पास करोगे। तो हमने देखा अगर पेमेंट हो चुका है तो बैंक में ट्रांसफ़र करो, ठीक है। अगर वही अमाउंट पेबल है, इन दैट केस उसका प्रोविजन बनाओ, और प्रोविजन को नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, और उसके हिसाब से सारी एंट्रीज होंगी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इसके बाद अगर लीव बेनिफिट वाला केस है, लीव बेनिफिट के अंदर हमने बोला कि इसका 2 सब डिविजन होता है, एक होता है एक्यूमुलेटिंग, दूसरा होता है नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग के अंदर भी 2 डिवाइड होता है, एक होता है वेस्टेड, दूसरा होता है नॉन वेस्टेड। वेस्टेड में आप 100% प्रोविजन बनाते हैं, और नॉन वेस्टेड में जितना आपको लगता है कि फ्यूचर में लाइकली है कि लीव ले सकता है हमारा एम्प्लॉय, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोविजन बनता है। नॉन एक्यूमुलेटिंग का कोई भी प्रोविजन हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट और पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट। ये दोनों हमने एक साथ देखा। इसके अंदर हमने 2 पार्ट देखे, एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, दूसरा होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, है ना। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, जितना कंट्रीब्यूशन होता है ये आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा। कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक अमाउंट होता है, और ये जो है हमारा फिक्स्ड रहता है कि इतना ही अमाउंट रहेगा। इस अमाउंट को, जो भी कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है, उसको आप क्या करेंगे, PL अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जिस भी पर्टिकुलर ईयर में आपने पेमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट से आपको स्टार्ट करना है। पहले तो कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है एट द ईयर एंड वो निकालो, उसके हिसाब से आप एनुअल इंस्टॉलमेंट्स निकालो। एनुअल इंस्टॉलमेंट के बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, और एनुअल इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसी अमाउंट को हम PL में ट्रांसफर करते हैं। लास्ट हमने देखा टर्मिनेशन बेनिफिट। तो टर्मिनेशन बेनिफिट का जितना भी अमाउंट होगा, जब भी आप पेमेंट करेंगे, उसको डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो अच्छे से। ये था हमारा पूरा का पूरा AS नंबर 15 रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट। सो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई है, सिर्फ यही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा AS 15 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहीं और कुछ और भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है, आपकी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये जो नोट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे जाके @CMA जंक्शन, और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और इसका हम नाम अलग से रख देंगे ताकि आप सर्च कर पाएँ। वहाँ पे AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट करके वहाँ पे नाम होगा, आप सर्च कर सकते हैं, आपको ये फाइल मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट अच्छे से। और भी हम बहुत सारे AS के साथ ज़रूर आएंगे आपके साथ, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए AS, सारे AS में जो भी AS हमारे सिलेबस में कवर्ड होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि AS 15 में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट है और क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये वीडियो अगर वो देख लेते हैं तो उनको पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको भी अच्छे से क्लियर हुआ हो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोज़ मिलते रहें टाइम टू टाइम। एंड ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।